हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपसे एक मैं सॉल्यूशन के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के गाउस के परिमेय चैप्टर के एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक गाउस के परिमेय के अनुप्रयोग पर चर्चा करेंगे। और जो हमारा आज का अनुप्रयोग है वो है अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना। इसमें हम लोग ज्ञात करेंगे कि हमारे पास कोई एक अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक होगा, तार होगा, जिसके कारण हम किसी दूसरे बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है इसको हम ज्ञात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक कोई अनंत लंबाई का चालक तार है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। ये मान लेते हैं क्या है, अनंत लंबाई का तार है और ये एक समान रूप से धनावेश से क्या है, पूरी तरह से आवेशित है। यानी पूरे तार पर जो है वो क्या है, धन आवेश उपस्थित है। और आपने पढ़ा होगा कि जब तार पर क्या होता है, धन आवेश उपस्थित होता है, तो उस स्थिति में इस चालक तार से बाहर की ओर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र कार्य करता है। तो मान लेते हैं ये जो हमारा चालक तार है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें इस चालक तार के कारण इसकी लंबाई को भी मान लेते हैं हम लोग, ये जो हमारा चालक तार की लंबाई है वो स्मॉल l है। वैसे आपको इसमें पढ़ना है कि अनंत लंबाई का, यानी आप इस चालक तार को क्या मानेंगे, अनंत लंबाई का मानेंगे। लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि एक छोटा सा टुकड़ा है जो कि एल लंबाई का है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अनंत लंबाई का ज्ञात कर सकते हैं। तो यह लंबाई का एक चालक तार है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। तो इसके कारण क्या होगा, इस बिंदु P पर कुछ ना कुछ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, आपने पढ़ा होगा। तो हम मानते हैं कि ये जो हमारा ये इधर वाला पॉइंट है, यहाँ से इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कुछ इस प्रकार से, यानी इस दिशा में होगी। इसको अगर हम ऐसे सीधा मिलाएं ये, तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो इधर होगी। इसी प्रकार अगर इस पॉइंट से देखें तो इस पॉइंट से इस बिंदु P पर, इसको नाम देते हैं बिंदु P पर, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगी। अब अगर हम देखें तो यहां पर इसका हम घटक कर दें, यहां पर देखिए इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ है और इधर इस पृष्ठ के कारण इधर की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर है वो इस तरफ है। तो कुल मिलाकर इस पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो इसके हमें दो घटक करने पड़ेंगे। एक घटक आप देखिए, तो एक घटक ये है, ये मान लेते हैं थीटा एंगल है, और ये एंगल भी क्या है, थीटा है। ये मान सकते हैं आप कि इधर वाला एंगल क्या है, थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। क्यों थीटा होगा, क्योंकि यहां से ये और ये यहां तक ये जो बीच की दूरी है और ये इधर वाली जो ये इस मिड पॉइंट से बीच की दूरी, ये दोनों क्या है, बराबर हैं। और अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। अब इसका जब घटक करेंगे तो आप पढ़े होंगे सदिश विश्लेषण में कि थीटा की तरफ का हम क्या लिखते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो घटक होता है वो होगा EdS cos थीटा, और इधर वाला भी करेंगे तो ये भी होगा EdS cos थीटा। जबकि थीटा के विपरीत अगर इसका घटक करें, क्या करते हैं हम इस पर एक लंब डालते हैं इस पॉइंट P पर, तो इधर वाला जो घटक होगा ये होगा EdS sin थीटा। और इधर वाला देखेंगे तो इधर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का घटक होगा वो भी होगा हमारा E into DS sin थीटा। इसके घटक थीटा की तरफ के एंगल के जो घटक होते हैं वो E into DS cos थीटा होते हैं, और थीटा के विपरीत जो घटक होता है वो E into DS sin थीटा में उसका मान लिखा जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो ये जो EdS sin थीटा और ये जो EdS sin थीटा, इन दोनों की दिशा क्या है, परस्पर विपरीत है। एक नीचे की तरफ है, एक ऊपर की तरफ है। तो इस कारण से ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। जबकि इधर वाला देखेंगे, ये वाला जो इधर का आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का घटक है EdS cos थीटा, और इधर वाला जो ये घटक है EdS cos थीटा, ये दोनों क्या है, लगभग एक ही दिशा में, दोनों की दिशा क्या है, एक ही तरफ है, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमें ज्ञात करना है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें गाउस के परिमेय को लगा करके सिद्ध करना, क्योंकि हम लोग गाउस के परिमेय का प्रयोग कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस चालक तार के चारों तरफ एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि गाउस की परिमेय केवल बंद पृष्ठ पर ही लागू होती है। तो हम क्या करते हैं, इस चालक तार जो कि ये आपका अनंत लंबाई का चालक तार है, इसके चारों तरफ क्या करेंगे, गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। और गाउसीय पृष्ठ होगा कैसे, अगर ये तार है तो तार के चारों तरफ वैद्युत जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा, बेलन के आकार का होगा। जैसे इसको अगर हम चालक तार माने तो इसके चारों तरफ क्या होगा, एक गाउसीय पृष्ठ मानेंगे जो कि क्या होगा, बेलन के आकार का होगा। तो उसकी रचना करते हैं यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से, ये क्या होगा, एक गाउसीय पृष्ठ होगा। और मान लेते हैं ये जो चालक तार है वो क्या है, इसके बीचों बीच में है,
और ये जो हमारा बिंदु P है इस बेलन के क्या है पृष्ठ पर स्थित है। आप जैसा कि चित्र में देख रहे हैं ये बीच की दूरी स्मॉल r है और इधर वाली दूरी भी क्या होगी स्मॉल r होगी, क्योंकि बेलन की क्या है त्रिज्याएं क्या होती है समान होती है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे हमें बताना है इस लंबाई पूरी लंबाई चालक तार के कारण क्या है इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो हमने बिंदु P लिया है और ये जो पूरा गाउसीय पृष्ठ है इसमें से टोटल कितने वैद्युत फ्लक्स जो है वैद्युत बल रेखाएं जो वो गुजर रही है। वैद्युत फ्लक्स का मान अगर हमें मालूम चले तो हम क्या कर सकते हैं उसमें गॉस की परिमेय लगा करके उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं इस चालक तार के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करते हैं। वैद्युत फ्लक्स का मान कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर देखिए तो ये क्या है एक बेलन के आकार का है और चालक तार क्या है उसके बीचों बीच में रखा है। तो चालक तार बीचों बीच में है तो उस स्थिति में आप देखेंगे तो इस चालक तार ये जो हमारा एक समान रूप से आवेशित है इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो किस तरफ होगी इसको पहले ज्ञात करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करें तो यह जो हमारा गाउसीय पृष्ठ है इधर वाला ये क्या है ये बिंदु P जो है वो इस बेलन के पृष्ठ पर है। यानी मान लीजिए ये आपका पेन है, यहाँ पर कोई बिंदु मान लेते हैं और बीच में जो है इसके वायर हम रख देते हैं। तो इस पृष्ठ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी इसका मान आपको मालूम होना चाहिए। प्लस ये चालक तार क्या है अनंत लंबाई का पूरी तरह से आवेशित है। तो इसके ऊपरी सिरे या इस सिरे की बात करें तो इस पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा कितनी है इसको भी हमें मालूम होना चाहिए। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं इस बिंदु P के चारों तरफ एक अल्प पृष्ठ की कल्पना करते हैं और मान लेते हैं कि ये जो अल्प पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल ds है और इस अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के कारण इस पृष्ठ छोटे से पृष्ठ ds से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान हम ज्ञात करते हैं और वो वैद्युत फ्लक्स का मान होगा phi इक्वल टू E इंटू ds cos थीटा ये होगा। अब यहाँ पर आपको मान मालूम होना चाहिए cos थीटा का मान कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए जो अनंत लंबाई का सीधा चालक तार है तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र है कुल मिलाकर उसकी दिशा किधर है इस तरफ है, यानी इस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो क्या है ये जो आपका गाउसीय ये जो हमने गाउसीय पृष्ठ छोटा सा ds माना इसके क्या है समांतर है, यानी जिस दिशा में गाउसीय पृष्ठ की दिशा है उसी तरफ क्या है वैद्युत क्षेत्र। जैसे इस चालक तार को अगर हम एक बेलन मान लें तो इधर कोई पृष्ठ हम मान लेते हैं इधर कोई एक बिंदु है जहां पर हमने कोई बिंदु मान लिया है और इसी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है और जो आपका पृष्ठ की दिशा दोनों की दिशा क्या है एक तरफ है। तो इस स्थिति में जो थीटा का मान होगा वो क्या हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र और पृष्ठ की दिशा दोनों क्या है एक ही तरफ हो जाएंगी। तो यहाँ पर E इंटू ds इंटू cos थीटा ये यहाँ पे cos थीटा का स्थान आप थीटा इक्वल टू क्या रख सकते हैं 0 रख सकते हैं किसके लिए वक्र पृष्ठ के लिए, क्योंकि हमने बिंदु को कहाँ माना है वक्र पृष्ठ पर उसके माना है। प्लस इस अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के कारण ऊपर की दिशा में भी क्या होगा आपका वैद्युत क्षेत्र होगा, लेकिन इस यहाँ पर देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो इस तरफ है और ये जो आपका समतल वाला पृष्ठ है ऊपर से जैसे इसको अगर हम माने तो ये जो समतल पृष्ठ है ये ऊपरी वाला जो सिरा है ये इसकी दिशा और जो हमने वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। तो इस स्थिति में यहाँ पे थीटा का मान क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो टोटल अगर हम इस अनंत लंबाई के चालक तार के कारण वैद्युत फ्लक्स की बात करें जो टोटल जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो होगा phi E इंटू ds cos थीटा प्लस ये किसके लिए होगा ये वक्रित पृष्ठ के लिए होगा। वक्रित मतलब ये जो पृष्ठ पर है और इधर वाला होगा E ds cos थीटा ये होगा आपका समतल पृष्ठ। समतल पृष्ठ मतलब इसको टॉप से देखने पर ऊपर से देखने पर जो पृष्ठ दिखाई देगा उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे क्या करते हैं समतल पृष्ठ के लिए जो थीटा का मान है ये 90 डिग्री है, वक्रित पृष्ठ के लिए 0 है। तो यहाँ से मान रखते हैं तो ये हो जाएगा phi इक्वल टू E इंटू ds और यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा के स्थान पे cos 0 डिग्री प्लस E इंटू ds यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा की जगह पे cos 90 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि cos 90 डिग्री का मान होता है 0, cos 90 डिग्री इक्वल टू होता है 0। तो ये पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 0 से गुणा करेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या होगा 0 हो जाएगा, बचेगा आपका इधर वाला। तो यहाँ से हो जाएगा phi इक्वल टू E इंटू ds cos और 0 का मान होता है cos 0 का मान होता है 1 इंटू 1 कर देंगे तो ये भी लिख लेंगे कि चूंकि cos 0 डिग्री इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें टोटल phi E का जो मान मिला वो हो जाएगा E इंटू ds। इसको आप क्या करेंगे समीकरण नंबर
1 बना देंगे। अब यहाँ पे आपको ये जो ds है इसका मान आपको ज्ञात करना है। अब हमने ds को क्या माना है, एक छोटा सा गाउसियन पृष्ठ माना, लेकिन हमें ये पूरा अनंत लंबाई का चालक तार है, तो इस पूरे अनंत लंबाई के चालक तार के कारण ये जो हमने पूरा एक बड़ा सा गाउसियन पृष्ठ जो कि बेलन के आकार का है इसको माना है। तो इस पर हमें बताना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता टोटल कितनी है इस पूरे गाउसियन पृष्ठ के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, इसको ज्ञात करना है। तो इस मान को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो हमारा समीकरण नंबर 1 है इसका क्या करते हैं, समाकलन कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 का समाकलन करने पर, समीकरण नंबर 1 का समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू समाकलन ई इंटू डी एस। यहां से ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू ई का समाकलन नहीं होगा क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक नियत मान होती है, तो ये बाहर हो जाएगा इंटू समाकलन ds। और ds का जब समाकलन करेंगे तो अब यहां से आपको इसका मान बताना है कि ds का समाकलन क्या होगा। तो ds के अगर समाकलन की बात करें तो ds है क्या, हमने ये जो पूरा गाउसियन पृष्ठ माना है इसी का क्षेत्रफल है। तो आपको कुल मिला के इस पूरे गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, हमने गाउसियन पृष्ठ माना है बेलन का आकार, तो बेलन का क्षेत्रफल तो निकाला नहीं जाता, हम क्या करते हैं बेलन का आयतन निकालते हैं। तो इस पूरे बेलन का क्या कर लेते हैं हम लोग, आयतन निकाल लेते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि बेलन का आयतन बराबर होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच क्या होता है, 2 पाई आर जो है ये होती है वृत्त की परिधि, यानी आप बेलन को ऐसे ऊपर से देखेंगे तो ये जो ऊपरी वाला सिरा है इसकी सभी पूरी लंबाई होगी, प्लस ये जो बेलन है इसकी ऊंचाई कितनी है इस पर निर्भर करता है बेलन का आयतन। तो यहां से हम लिख सकते हैं इसका जब समाकलन करेंगे यानी ds का जब समाकलन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर इंटू यहाँ पर h क्या है बेलन की ऊंचाई, लेकिन यहाँ पर हमने जो गाउसियन पृष्ठ माना इसकी लंबाई क्या है l है, तो ये हो जाएगा l। इसको आप समीकरण नंबर 2 बना सकते हैं। यहां से आप इसको समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, हम लगाते हैं इसमें गाउस की परिमेय। तो हमें लिखते हैं कि गाउस के परिमेय से तो गाउस की परिमेय से होता है फाई इक्वल टू समेशन क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। गाउस की परिमेय का जो मान होता है वो होता है फाई इक्वल टू समेशन क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से हम क्या करते हैं, समेशन क्यू का मान निकालते हैं कि कितना आवेश है। तो कितना आवेश, इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें एक चीज मालूम होना चाहिए, रेखीय आवेश घनत्व। क्या मालूम होना चाहिए, रेखीय आवेश घनत्व। ये रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, परिभाषा अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा, प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। जैसे कि हमारा ये l लंबाई है तो यहाँ पर कितने आवेश टोटल उपस्थित हैं इसी को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और लैम्डा बराबर होता है Q अपान l। तो यहां से अगर Q का मान निकालें तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू l, यानी प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, उसी को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और हमारा जो ये लंबाई है वो क्या है, l लंबाई हमने माना, तो यहाँ से लैम्डा से क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ से Q का मान हमें मिल जाएगा। तो अगर यहाँ से ये मान रखें तो ये हो जाएगा फाई इक्वल टू Q के स्थान पे हो जाएगा डेल्टा लैम्डा अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको समीकरण नंबर 3 बना देंगे। अब हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 और 3 की तुलना करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण नंबर 2 और 3 से। समीकरण नंबर 2 और 3 से देखेंगे तो ये क्या है, फाई इक्वल टू इंटू 2 पाई आर एल, ये भी है फाई इक्वल टू लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन नॉट। तो इधर भी फाई है इधर भी फाई है, दोनों को क्या करते हैं, दोनों की तुलना करते हैं। तो यहां से हो जाएगा फाई ये भी है फाई ये भी है, तो ये दोनों बराबर है तो इन दोनों को भी क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो यहां से लिख सकते हैं ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू डेल्टा लैम्डा अपान एप्सिलॉन नॉट। हमें बताना क्या है, हमें ज्ञात करना है एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी हमें ई का मान ज्ञात करना है। तो इन सभी को क्या करते हैं, नीचे इधर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा ई इक्वल टू लैम्डा इंटू एल अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आर एल। यहां से देखेंगे तो यल से यल कैंसिल हो जाएगा, यहां से आ जाएगा ई इक्वल टू लैम्डा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू
2 पाई r, और ये हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसी सूत्र को हम थोड़ा सा दूसरी टाइप से भी लिख सकते हैं। क्या करिए आप, इसी समीकरण में 2 से गुणा तथा 2 से भाग, 2 से गुणा और भाग करने पर, अभी गुणा और भाग करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, यहां से इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 2 लैम्डा अपान 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r, ये हो जाएगा। अब इस तरह से करने का फायदा क्या है, यहां पर देखिए तो ये आ रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम के लिख सकते हैं जो कि एक नियतांक होता है। तो यहां से इसको लिखा जा सकता है इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपान स्मॉल r, और इस पूरे को हम लिख सकते हैं k, तो इसको लिख सकते हैं इक्वल टू k इंटू 2 लैम्डा अपान स्मॉल r। तो एक सूत्र आपका ये भी हो सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।